तो हमको तो न्यूमेरिकल कहाँ से लिया गया है, ये जो आपका प्रकाशिक यंत्र है उस टॉपिक से, जिसमें आप सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और दूरदर्शी में खगोली, पार्थिव, गैलीलियो, है ना, इन दूरदर्शियों का स्टडी कर चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है ना। तो पहले तो आपको क्या दिया है कि आवर्धन क्षमता दिया है, तो आप लिख लीजिए जो जो चीज आपको दिया गया है, यहां पर हम लिख देते हैं दिया है, गिवन है। ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया है कि दिया है आवर्धन क्षमता m बराबर, आवर्धन क्षमता m बराबर कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता आपको दे दिया गया है, m बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर आपको यहां पर दे दिया गया है। ठीक है। तो आवर्धन क्षमता m दिया है और उसके बाद आपको क्या दे दिया है, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी दे दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है FO अपान FE, अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटे क्या हो जाता है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो m का मान कितना आपको दिया है, 15। तो 15 बराबर आपको मिल रहा है FO बटे FE। तो FO बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जब निकालना है FO तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है। तो FO की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में FE का गुणा हो जाएगा। तो FO बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे FE हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा क्या निकल के आ चुका है, FO की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ठीक है। और क्या दिया है, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी यानी नली की लंबाई आपको दे दिया है, क्या दिया है, L बराबर आपको दिया है FO प्लस FE। क्या होता है फार्मूला, ये भी एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप विकल्प में इसको पा चुके हैं। चलिए फटाफट बताइए। तो खगोली दूरदर्शी, खगोली दूरदर्शी, ठीक है। चलिए, सुरेंद्र साहू नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। चलिए फटाफट बताइए कि एल आपको कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दे दिया गया है। एल का मान आपको कितना दे दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या दे दिया है, एल बराबर कितना, 80 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर फार्मूला आपको अप्लाई कर लेना है। तो क्या आप लिखेंगे, L बराबर FO प्लस FE होता है। तो FO का मान तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है ना। कितना हुआ, FO का मान 15 FE, और FE तो आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो L बराबर हमारे पास आ चुका है 80, 80 बराबर हमको मिल रहा है FO प्लस FE। SC इक्वल टू FO का मान अभी आप निकाले हैं 15 FE प्लस 1 FE। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको क्या कर लेना है कि आप निकाल चुके हैं 80 बराबर क्या हो जाएगा, 15 FE प्लस FE हो जाएगा, है ना। तो 15 FE में कितने FE आपको जोड़ना है, 1 FE आपको जोड़ देना है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 FE हो जाएगा। 80 बराबर कितना होगा, 16 FE हो जाएगा। तो अब आप FE को यहाँ पर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को छोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, FE बराबर, अब ये कहाँ है, गुणा में है तो भाग में जाएगा। 80 बटे आपका क्या हो जाएगा, 16 बराबर FE निकल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर मिल चुका है FE की वैल्यू 80 बराबर बटे 16। ठीक है। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, FE का मान आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो FE का मान आपका क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर मिल चुका है। यहाँ पर आप क्रॉस करेंगे जब तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको मिल रही है, कितने बार भाग जा रहा है, 5 बार। तो 5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, FE हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर आपको FE तो निकल गया, अब पूछा क्या है, दोनों की अलग अलग फोकस दूरी पूछा है ना। FO प्लस FE पूछा गया है, तो FE तो हमने निकाल दिया है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमारी निकल चुकी है, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पर हम FO निकालेंगे, क्या निकालेंगे, FO की वैल्यू यहां से हम निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पर फार्मूला आप देखिए, FO बराबर क्या है, 15 गुणे FE है। क्या दिया गया है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं FO बराबर 15 गुणे FE, तो FE तो आपको मिल गया, तो FO भी निकाल लीजिए। तो FO बराबर क्या फार्मूला है, 15 गुणे FE, तो 15 FE कितना आया, 5 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दो फार्मूला याद रखना है, एक तो नली की लंबाई FO प्लस FE होती है किसकी, खगोलीय दूरदर्शी की, और दूसरा आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं ब्रैकेट में। तो M बराबर क्या होता है, FO बटे FE एक फार्मूला हो गया, और दूसरा फार्मूला L बराबर FO प्लस FE होता है। बाकी कोई फार्मूला हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आपकी जैसे कोई भी वैल्यू बदल सकता है, मान आंकिक मान बदल करके, और इससे रिलेटेड आपका जो है तो वो सवाल पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कहीं पर अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दो फार्मूले लगाया हूं मैं यहाँ पर, एक तो M बराबर FO बटे FE अभिदृश्यक की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी, और दूसरा नली की लंबाई होता है FO प्लस FE, जिसका जिक्र हम पीछे आपका ऑब्जेक्टिव में ही कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव में ये सत्य सत्य में आया था कि खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई, तो उसमें माइनस दिया था, उसको हमने असत्य आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। निश्चित रूप से ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होगा बिल्कुल कमेंट तुरंत करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका चैप्टर 10 से ही है ना। निम्न से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्गत होता है, बताइए फटाफट बताइए। निम्न से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्गत होता है, आपको बताना है कि बिंदु स्रोत से और दूरस्थ प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र किस प्रकार का। तो आप पढ़ चुके हैं कि तरंगाग्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलाकार होता है, ठीक है, दूसरा समतल होता है, और तीसरा बेलनाकार तरंगाग्र होता है ना। तो आपको यहाँ पर तरंगाग्र बताना है कि अगर आपका प्रकाश स्रोत कैसा है, बिंदु स्रोत है, और दूसरा है प्रकाश स्रोत बहुत दूर है जैसे सूर्य। तो यदि प्रकाश स्रोत आपका अनंत पर है तो दूरस्थ प्रकाश स्रोत कहलाएगा, और यदि प्रकाश स्रोत आपका सीमित है यानी कि लिमिटेड एरिया में है, नजदीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बिंदु स्रोत कहलाएगा। तो इसका आंसर यहीं पर हम आपको बताए दे रहे हैं। चलिए बहुत शॉर्ट आंसर है इसका, तो यहीं पर हम इसको बता रहे हैं। तो यदि आपका प्रकाश स्रोत जो है बिंदु स्रोत है, कैसा है, बिंदु स्रोत है, तो इससे क्या है, गोलाकार तरंगाग्र बनती हैं। याद रखिएगा कैसी तरंगाग्र बनती हैं, गोलाकार। गोलाकार यदि प्रकाश स्रोत कैसा है, आपका बिंदु स्रोत है, बिंदु आकार का है, तो जो तरंगाग्र है आपका तो वो किस टाइप का होगा, गोलाकार हो जाएगा तरंगाग्र। और अगर दूरस्थ प्रकाश स्रोत है, जैसे सूर्य है, कहाँ है, बहुत ज्यादा अनंत पर है, दूरस्थ प्रकाश स्रोत है, उस समय आपका बनेगा समतल तरंगाग्र। क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में समतल तरंगाग्र बनते हैं। चलिए यदि आपका दूरस्थ प्रकाश स्रोत है, जैसे सूर्य बहुत दूर है, तो उस समय कैसे तरंगाग्र बनते हैं, समतल तरंगाग्र बनते हैं। समतल तरंगाग्र बनेंगे। चलिए समतल तरंगाग्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो केवल तरंगाग्र पूछा है, किस प्रकार का तरंगाग्र, तो बिंदु स्रोत के लिए गोलाकार और दूरस्थ प्रकाश स्रोत के लिए किस प्रकार से तरंगाग्र बनेंगे, तो वो आपके समतल तरंगाग्र बनेंगे, ठीक है।
चलिए, प्रकाश रोड अनंत है तो तरंगाग्र, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, समतल होगा। ठीक है, अनंत पर यदि है तो प्रकाश स्रोत अनंत पर है तो समतल बनेगा, और यदि प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का है तो गोलाकार तरंगाग्र बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी का अथवा दिया है कि जो टर्म है, पद है, वो कला संबद्ध स्रोत को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? आपको क्वेश्चन को मैं और सरल कर रहा हूं कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम इसके एक पेज में ले लेते हैं कि कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आ चुका है आपका, कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, तो देखिए, जब किसी स्रोत से निकलने वाले दो तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान हो और कलांतर शून्य हो, याद रखिएगा दो कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। एक तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली दो तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान हो, आवृत्तियां लगभग समान हो, पहली कंडीशन लगभग समान हो। दूसरी कंडीशन आपको याद रखना है कि दोनों तरंगों में कलांतर जो है, दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य हो। कलांतर क्या हो? शून्य हो, मतलब कलांतर ना हो, यानी समान कला हो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों तरंगें किस प्रकार होनी चाहिए? समान कला में होनी चाहिए। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आप क्लियर रख लीजिए कि यदि आप दो प्रकाश स्रोत अलग अलग लेते हैं तो कभी भी आपको कला संबद्ध स्रोत प्राप्त नहीं होगा। यदि दो अलग अलग प्रकाश स्रोत ले रहे हैं, एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हो सकती हैं और दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या है? शून्य हो सकता है। अर्थात कलांतर जो है समय के साथ नहीं बदलता। इसको आप क्या लिख सकते हैं? कलांतर शून्य हो, अर्थात जो कला है वो समय के साथ न बदलती हो। ठीक है ना, तो जो कला है वो समय के साथ न बदलती हो, समय के साथ न बदलती, ना बदलती, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को आप कहेंगे कला संबद्ध स्रोत। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब इसको हम क्या कहेंगे? कला असंबद्ध स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? कला असंबद्ध स्रोत कहेंगे। तो एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं वही कला संबद्ध हो सकती हैं। ठीक है ना, चलिए तो आप कैसे इसको लिखेंगे कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हो। ठीक है, प्रकाश की आवृत्तियां कैसी होनी चाहिए? समान है, और दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है वो शून्य है, अर्थात कला जो है उनकी वो समय के साथ नहीं बदल रही है, श्रृंग गर्त साथ पड़ रहे हैं दोनों तरंगों की। इस प्रकार से जब दोनों का श्रृंग एक साथ पड़े, गर्त एक साथ पड़े, तो इसी को कहते हैं कलांतर शून्य। मतलब कला में अंतर नहीं होना चाहिए, कोई कोण नहीं बनना चाहिए, तब इसको हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा? चलिए फटाफट बता दीजिए
कोई परमाणु है और परमाणु अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन आपको यहां पर कंडीशन दिया गया है कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उस समय क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो यहां पर समस्या आपकी ये क्रिएट होगी, चलिए इसको हम एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, यानी चक्कर ना लगाए, नाभिक का चक्कर ना लगाए तो क्या होगा, स्थिर हो तो क्या होगा। देखिए, तो परमाणु आप टॉपिक कवर कर चुके हैं। परमाणु के बीच में होता है प्रोटॉन जो होता है धनावेशित, और दूसरा न्यूट्रॉन होता है जो होता है उदासीन। अब इसके चारों ओर इस प्रकार से वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इस प्रकार से के एल एम एन कक्षा जो होती हैं, पहली कक्षा के हो गई, दूसरी एल हो गई, तीसरी एम होती है, फिर एन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक का चक्कर लगाते हैं। तो जब चक्कर लगाते हैं तो इनको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल। और दूसरा जो प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इनके बीच एक बल कार्य करता है जिसको कहते हैं विद्युत आकर्षण बल। विद्युत आकर्षण बल यानी परमाणु के नाभिक, और परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन में क्या होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणावेश। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल, ठीक है। और दूसरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या कार्य करेगा, विद्युत आकर्षण बल। ये दोनों बल बराबर होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। जब दोनों बल बराबर होते हैं, कौन, यहां पर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण अभिकेंद्र बल के बिना कोई भी कण या कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकती है। यह आप क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। यानी यदि आप वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं तो आपको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, तभी आप वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा सकते हैं। अब अभिकेंद्र बल कैसे प्राप्त होता है, ये कब संभव होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है, और यदि चक्कर नहीं लगाता तो इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो अभिकेंद्र बल शून्य हो जाएगा। केवल बचेगा आपका क्या, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और स्थित विद्युत आकर्षण बल ही बचेगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नाभिक में जाकर के गिर जाएगा। चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उत्पन्न अभिकेंद्र बल, उत्पन्न अभिकेंद्र बल और नाभिक के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल संतुलित रहते हैं, बराबर रहते हैं, संतुलित रहते हैं।
तो जब संतुलित रहेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। लेकिन प्रश्न आगे जोड़ते हैं हम, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो अभिकेंद्र बल के अभाव में। तो अब आप लिखेंगे कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो, यहां से हम जोड़ रहे हैं, हो तो अभिकेंद्र बल के अभाव में, यहां से जोड़ लीजिए, अभिकेंद्र बल के अभाव में, अभिकेंद्र बल के अभाव में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। ये है आपका आंसर। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो अभिकेंद्र बल तो उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो 0 है, स्थिर है, तो अभिकेंद्र बल नहीं है। चक्कर लगाएगा तब ना अभिकेंद्र बल होगा। तो अभिकेंद्र बल के अभाव में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा, नाभिक के प्रोटॉन के द्वारा जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल, चूंकि प्लस माइनस के बीच क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, चूंकि विपरीत आवेश है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ? नाभिक में जाके समा जाएगा, समाहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फटाफट बता दीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो अभिकेंद्र बल और स्थिर विद्युत आकर्षण बल दोनों होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। अभिकेंद्र बल के अभाव में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। सेम आप ऐसा समझिए, जब आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो यदि आप चक्कर लगा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तक आप सुरक्षित हैं। और अगर आप खड़ा कर देते हैं, है ना, चक्कर लगाना बंद कर देते हैं, तो आप गिर जाएंगे। ऑलरेडी बात है, तो वही बात यहां पर भी हो रही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, यहां पर 2 बल आपको याद रखना है। चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, दोनों संतुलित होंगे तभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। स्थिर कर देंगे तो केवल बचेगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो हाँ, चलिए आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अभी हम आपको क्या बताए कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नाभिक में समाहित हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा उत्तर नहीं लिखना, पूरा कॉन्सेप्ट हम जो बताएं वो सब आपको लिखना है, याद रखिएगा, है ना। बहुत छोटा उत्तर आपको नहीं लिखना है। एक शब्द में नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, बस इतना ही नहीं लिख देना है, पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है ना। चलिए अगला इसी का अथवा क्वेश्चन दिया है, बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए, बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए, तो केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। आप पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने किया क्या था कि सोने की एक प्लेट लिया था और सोने की प्लेट पर अल्फा कणों की बौछार कराया था। तो अल्फा कणों की जब बौछार कराया तो जो अल्फा कण नाभिक के संपर्क में आ रहे थे वो क्या हो रहे थे? वापस लौट रहे थे, क्योंकि नाभिक जो होता है अत्यंत दृढ़ और कठोर होता है परमाणु का, वो वापस आ रहे थे। तो प्रश्न वही पूछा गया है कि बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, न कि इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपको यहां पर बताना है कि बड़े कोण पर ही, देखिए, तो जो बड़े कोण पर ही यह प्रकीर्णित कर सकता है कौन? नाभिक। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं और आपको बाई फिगर समझा देते हैं।
तो प्रश्न आपका है कि बड़े कोण के अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, बड़े कोण के अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक जिम्मेदार होता है। परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है। इस कथन की व्याख्या हम कर रहे हैं। देखिए, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सोने के प्लेट पर अल्फा कणों की बौछार कराया था, और जब अल्फा कणों की बौछार कराया था तो उसको 3 कंडीशन प्राप्त हुए थे। अल्फा कणों की जब बौछार कराया तो पहली कंडीशन में अधिकांश जो अल्फा कण आए वो इस प्रकार से प्लेट को पार कर गए थे। कुछ अल्फा कण क्या हुए थे, अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। अल्फा कण यानी हीलियम, ठीक है, हीलियम को क्या कहते हैं, अल्फा कण। तो ये विचलित हो गए थे, और कुछ अल्फा कण जो नाभिक से टक्कर हो गई जिनकी, वो वापस लौट आए। 3 कंडीशन हुई थी। यह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसने अपने प्रयोग के द्वारा किसकी खोज किया था कि परमाणु के बीच में एक अत्यंत दृढ़ नाभिक होता है। ठीक है, तो जो नाभिक होता है, ठीक है ना, तो यहां पर अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक जिम्मेदार होता है। अब चूंकि परमाणु के अंदर 2 होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार नहीं है, हमको ये सिद्ध करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्फा कणों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अल्फा कणों की तुलना में बहुत छोटे और हल्के होते हैं। ठीक है, अब जब हल्के होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कण को, यानी अल्फा कण को बड़े कोण पर ही प्रकीर्णित कर सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है कि बड़े कोण के अल्फा कण का प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक जिम्मेदार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्फा कणों की तुलना में, अल्फा कणों की तुलना में बहुत हल्के होते हैं, तुलना में बहुत हल्के होते हैं, जो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, सिद्धांत भी आपको ध्यान में रखना है, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार बड़े कोण पर ही अल्फा कणों को प्रकीर्णित कर सकते हैं। अल्फा कणों को प्रकीर्णित कर सकते हैं। तो केवल कौन जिम्मेदार है, अगर कम कोण पर हो रहा है तो यहां पर बड़े कोण पर कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो नाभिक जो है वही क्या करेगा, अल्फा कणों का प्रकीर्णन करता है। तो बहुत कम कोण पर कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये आ रहे हैं और ये वापस कर रहा है, बड़े कोणों पर प्रकीर्णित कर रहा है। तो कौन कर रहा है, नाभिक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इसमें रोल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन करते, कौन करते इलेक्ट्रॉन, तो बड़े कोण पर प्रकीर्णित करते, याद रखिएगा, किस पर करते, बड़े कोण पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कौन कर रहा है प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो है वो नाभिक के द्वारा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर।
द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति क्या है, आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो परमाणु होता है, तो परमाणु में किसका किसका द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो आपको पूरे नाभिक का, चूंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है कि द्रव्यमान क्षति क्या है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है यहां पर कि जो द्रव्यमान क्षति आप निकालेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ना हो करके थोड़ा कम होता है। जो परमाणु का के नाभिक का द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान है, वो थोड़ा कम होता है, मतलब द्रव्यमान में क्या होती है, क्षति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको द्रव्यमान क्षति को ज्ञात कर सकते हैं किस समीकरण के द्वारा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के नियम से हम यहाँ पर द्रव्यमान क्षति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं आपको, एक पेज लेकर के यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, समझिए बात को। तो द्रव्यमान क्षति जो परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु के, ये आपका परमाणु हो गया, ये हो गया नाभिक, नाभिक में हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, अब नाभिक में तो दो ही प्रकार के कण हैं, एक तो प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन। तो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बराबर क्या होना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो सिंपल सा फंडा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान में क्षति होती है, द्रव्यमान घटता है। क्यों घटता है, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। तो आपको जब द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, तो द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा आपका नाभिक का प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और माइनस में करेंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो वास्तविक द्रव्यमान कम होता है, क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन होना उतना चाहिए। तो जितना घट जाता है उसी को यहाँ पर हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पर आप लगाएंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम, समतुल्यता का नियम यहाँ पर जरूर लिखेंगे। तो क्या होता है, नियम के अनुसार जो आपकी ऊर्जा होती है डेल ई बराबर डेल mc स्क्वायर होता है। यह है आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता नियम। तो अब जिसका द्रव्यमान और ऊर्जा, अगर कोई भी नाभिक ऊर्जा निकाल रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्षति होगी, क्योंकि द्रव्यमान और ऊर्जा जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर आप द्रव्यमान है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो द्रव्यमान है। ऊर्जा को आप द्रव्यमान में बदल सकते हैं। यहाँ पर डेली क्या है, ऊर्जा है, यम है द्रव्यमान और सी है प्रकाश की चाल। तो इस समीकरण के अनुसार, अब चूंकि
नाभिक में ऊर्जा जो होती है, चाहे नाभिकीय संलयन की क्रिया हो चाहे नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे सूर्य में ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है वो किसका परिणाम है? नाभिकीय संलयन का, है ना। और हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और दूसरा नाभिकीय विखंडन होती है जब यूरेनियम 235 के नाभिक को न्यूट्रॉनों की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो उस समय भी विशाल मात्रा में ऊर्जा विमोचित होती है। तो संलयन में थोड़ा ज्यादा होती है, विखंडन में कम होती है, पर होती खूब ऊर्जा विमोचित है। ये आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सब केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, है ना, सभी केमिस्ट्री के परमाणु के अंदर के टॉपिक है। नाभिक से हम रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो चैप्टर आपका फिजिक्स में नाभिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां पर आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि द्रव्यमान क्षति है क्या। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग में, प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर द्रव्यमान क्षति नहीं कितनी होती है? जितना नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है उसको आप यदि घटा देते हैं, ठीक है ना, तो आपका निकल के आ जाता है क्या? द्रव्यमान क्षति। क्या निकल के आ जाएगा? द्रव्यमान क्षति। तो अब देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन भर केवल हैं तो इसका जो द्रव्यमान है वो दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका जो नाभिक का द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग से कम होता है। तो जितना कम होता है नाभिक का द्रव्यमान उसको आप घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि द्रव्यमान क्षति क्या है। तो द्रव्यमान में जो कमी हो रही है, नाभिक के द्रव्यमान में कमी को ही तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना घट रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। तो आप यहां से फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा कि प्रोटॉन, नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। चलिए लिख देते हैं डेफिनेशन यहां पर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। चलिए ये आपका आंसर एक बार देख लीजिए अच्छे से कि जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, उसको आप घटा देंगे तो द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है वो आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं किसी भी परमाणु के अंदर के नाभिक। तो द्रव्यमान में कमी होती है और किस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सिद्ध कर रहे हैं? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के नियम के अनुसार आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए होता क्या है कि यहां पर जो नाभिक जब बनता है तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है और उस समय ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होने के कारण ऊर्जा में कमी होती है, इसलिए द्रव्यमान क्षति भी होती है ना। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की द्रव्यमान में हुई कुल क्षति को ही द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। आई होप आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा और डाउट आपका क्रिस्टल खल्लास हो गया होगा। बिल्कुल कोई डाउट यहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। द्रव्यमान क्षति की बात हो रही थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इसका अथवा देख लेते हैं।
तो रेडियो एक्टिवता को परिभाषित कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए कि रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है ना। तो रेडियो एक्टिविटी, तो इसके बारे में सबसे पहले जो मैडम क्यूरी हैं और उनके पियरे क्यूरी है ना, तो रेडियो एक्टिविटी की जो सोच है, परिकल्पना है, वो सबसे पहले मैडम क्यूरी के द्वारा दी गई कि कुछ पदार्थ या कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं, कंटिन्यूअस, और लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करने के कारण वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, यानी कि उनमें क्षति होती है। रेडियो एक्टिविटा, जो रेडियो एक्टिविटा की अवधारणा आ रही है, ये कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या बता रही है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण इनका द्रव्यमान धीरे धीरे नष्ट होता है और कुछ दिनों बाद ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस घटना को क्या नाम दिया गया? रेडियो एक्टिविटी नाम दिया गया। चलिए तो लिख के बता देते हैं आपको, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। चलिए तो यहां पर हम बता रहे हैं आपको रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता, हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियो धर्मिता, इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो जो मैडम क्यूरी हैं, उनके पति कौन थे? पियरे क्यूरी। ये दोनों फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या सिद्ध किया था कि कुछ पदार्थ या कुछ तत्व ऐसे हैं जिनसे लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। तो आप ये लिखेंगे कि किसके अनुसार है? खोजकर्ता जनक कौन है? मैडम क्यूरी। और एक नाम और याद रखना है आपको, हेनरी वेकरल, बेकुरल लिख लेते हैं। चलिए दो नाम आपको याद रखना है। ये दोनों रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं। पियरे क्यूरी का भी नाम आता है, इन्होंने सब, इनका भी योगदान था, पियरे क्यूरी। चलिए तो आपको यहाँ पर ये तीन साइंटिस्ट यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना, रेडियो धर्मिता टॉपिक से। तो आप क्या लिखेंगे कि कुछ तत्व लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण इनके द्रव्यमान में क्षति होती है और धीरे धीरे ये तत्व समाप्त हो जाते हैं। इस गुणधर्म को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी, हालांकि आपका क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में, तो मैं रेडियो एक्टिविटी लिख रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे तत्व हैं जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं एक्टिनाइड श्रेणी में। हालांकि लेंथेनाइड में भी एक तत्व है प्रोमिथियम, एक्टिनाइड में कौन सा तत्व है? प्रोमिथियम। लेकिन जो एक्टिनाइड सीरीज आपकी एफ ब्लॉक की है, उसके सभी तत्व रेडियोधर्मी है। इसके अलावा भी पी ब्लॉक में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे एस्टाटीन मिलेगा, रेडान मिलेगा, ये सब रेडियोधर्मी है। तो ये लगातार अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अब देखिए तो कुछ तत्वों का नाम सबसे महत्वपूर्ण हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे यूरेनियम हो गया,
थोरियम हो गया, उदाहरण आपको याद रखना है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, है ना, प्लूटोनियम हो गया। ये सभी तत्व लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करके अपनी द्रव्यमान का क्षति करते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस घटना को नाम दिया गया रेडियोधर्मिता। चलिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अभी आप कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी यानी प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़ करके और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। इसके बाद हम बायो का पेपर भी लेके आपके बीच में आएंगे और फिर एक मैराथन क्लास हम चलाएंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जो कि एमपी बोर्ड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज होगी। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराएंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड हैव ए नाइस नाइट। तो आज हमारा 2023 का अंतिम दिन है। तो आने वाले नए साल के लिए आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप नए साल में एक अच्छे ऊर्जा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और परीक्षा में अच्छे स्कोर गेन करें, है ना, यही शुभकामना है। तो आने वाले नए साल की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को हैव ए नाइस नाइट।